Hi, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. So we have already completed everything related to the President of India. Okay. And today we are going to start with the Vice President of India. So Union Executive involves President, Vice President, Prime Minister Office, then Attorney General of India, and CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. So all this will be going to learn about. Prime Minister is also the Council of Minister. It also includes. So Union Executive chapter, we are going to learn about Prime Minister, President, Vice President, Council of Ministers, Prime Minister, Attorney General of India, Comptroller and Auditor General. So we have already completed the President of India. The second topic today we are going to start is with Vice President of India. Okay. So today's topic maybe a bit longer so that I can complete more portions of it. So Vice President, article wise, I'll tell you, Article 63 of the Constitution. Article 63 of the Constitution, it says there shall be a Vice President of India, the Vice President. Vice President of India. Then we have Article 64. Article 64 says Vice President, whoever will be the Vice President, to be the Vice President to be ex officio chairman. Ex officio chairman of Rajya Sabha. See, this ex officio means being the vice president, he is the chairman of Rajya Sabha. वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं. तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके चेयरमैन होते हैं. बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. And Article 65. Article 65 says the Vice President to act as the President or to discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of the President. So Article 65 talks about that Vice President acts as the president in his absence or casual vacancies. In his absence or casual vacancies. तो अभी भी होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अगर कहीं जाते हैं ना, तो अपना पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट को देकर जाते हैं. वाइस प्रेसिडेंट ये होता है. पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर देते हैं या प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट हो जाता है, वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के पोस्ट में अगर वैकेंसी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट में एक्ट करता है. और ये वैकेंसी जो होता है ना, वैकेंसी में बी ड्यू टू रेजिग्नेशन. अगर कोई भी करंट प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दिया तो वैकेंसी आ जाएगी. मे बी ड्यू टू डेथ हो जाता है. एंड मे बी ड्यू टू, हमने कल पढ़ा था, इम्पीचमेंट. तो रेजिग्नेशन से, डेथ से या इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट के पोस्ट में वैकेंसी आ जाती है. तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, और अगर कोई कैजुअल वैकेंसीज हैं, इन हिज अब्सेंस और कैजुअल वैकेंसीज. देखो,
उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, तो देखो दोनों की सैलरीज में डिफरेंसेस होगी, ऑफ कोर्स होगी, पोस्ट का ऊपर नीचे कम है, ये हाईएस्ट पोस्ट है, ये लोअर पोस्ट है, थोड़ा सा लोअर पोस्ट है, तो इनके सैलरीज में कमी होंगी, फंक्शनैलिटीज में कमियां होंगी, है ना। तो जब भी कभी ये वाइस प्रेसिडेंट के जैसा काम करेगा ना, तो इसके जितने भी रेमुनरेशंस हैं, सैलरीज हैं, या उसको रेमुनरेशन बोलते हैं, सैलरीज नहीं बोलते हैं, तो इनके जितने भी रेमुनरेशंस हैं वो सारे प्रेसिडेंट के जैसे मिलेंगे। जो प्रेसिडेंट का रेमुनरेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट के जैसा प्रेसिडेंट के पोस्ट पर काम करता है। तो अगर अब्सेंस हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो वो उनको सिमिलर और उन प्रेसिडेंट के जैसे सारे प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, सारे प्रिविलेजेस फैसिलिटीज प्रेसिडेंट के जैसे मिलेंगे उनको। सो आर्टिकल 65 टॉक्स अबाउट दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट to act as the president in the absence or casual vacancies of the president. He shall act as the president. It talks about article 65 talks about that. Okay, article 65 ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके पोस्ट पे काम करेंगे, राइट। अब आते हैं आर्टिकल 66 में। Article 66 talks about election of vice president. तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है एंड हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, कौन पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 67 हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं अभी बस इनलिस्ट कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दिस थिंग्स टुडे इटसेल्फ। आर्टिकल 67 टॉक्स अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का वीसी लिखते हैं, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक ऑफिस में रहेंगे और वो कब रिटायर हो जाएंगे, एवरीथिंग, उनका कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा, एवरीथिंग इज बीइंग रिटेन अंडर आर्टिकल 67। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 बोलता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हो जाता है, मे बी ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रिमूवल, अगर उनका पोस्ट वेकेंट हो जाता है तो कितने समय में, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, कितने समय में इलेक्शंस किए जा सकते हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी, to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of persons elected to fill casual vacancy। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, वैकेंसी होती है, तो कितने समय में इलेक्शन करवा के उस पोस्ट को फिर से फिल किया जाएगा, और जो भी पर्सन आएगा वहां पर उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा उनका, है ना। कैजुअल वैकेंसी जिस पर्सन को हम इलेक्ट किए हैं उनको कितने समय तक पोस्ट में रखा जाएगा, दैट वी ऑल डिस्कस अंडर आर्टिकल 68। ओके, देन कम्स आर्टिकल 69। I'll take this side. Then comes article 69. It talks about the oath and affirmation. Oath and affirmation by the vice president. Oath and affirmation by the vice president. Vice president oath and affirmation, oath लेंगे तो वो oath में क्या पढ़ेंगे, है ना, वो उनके वर्ड्स क्या होंगे, और oath उनको अपॉइंट कौन दिलवाएगा, किसके सामने वो oath लेंगे, है ना, शपथ जिसको बोलते हैं, शपथ किसके सामने लेंगे, oath किसके सामने लेंगे। It all dealt in under article 69. Then comes article 70. Article 70, it talks about the discharge of president's functions in
अदर कंटिंजेंसी, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या ऐसा कोई कंटिंजेंसी सिचुएशन आ जाए तो प्रेसिडेंट्स का फंक्शंस कैसे वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेगा, वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से डिस्चार्ज करेगा वो लिखा हुआ है, द वे, द मैनर, है ना। तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस in other contingency or contingency, in other contingency. So these all article deals with article 63 to article 70. These all deals with vice president of India. Vice president में article 63 to 70 ये जो article है ये vice president से deal करता है। प्रेसिडेंट का कहां से कहां तक था? ओके, प्रेसिडेंट का कहां से कहां तक था बताओ प्लीज, लेट मी नो। 52 to 62. 52 to 62, वेरी गुड, राइट। तो 52 to 62 तक जो था वो प्रेसिडेंट से डील करता था, ये याद रखना है, ठीक है। एंड क्योंकि ये याद रखने का एक और तरीका है कि अगर हम ये जो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल को 52 से 62 तक हमने डील किया, तो इसमें कौन से आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन और स्टेट, है ना। उसके बाद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, पार्डनिंग पावर्स, है ना। तो ये ऑल डील करता है इसमें। और कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो कुछ अलग से वाइस प्रेसिडेंट में 62 तक तो है, 52 से 62 तक उनके पावर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, 62 तक वाइस प्रेसिडेंट को डील करता है। उसके अलावा आर्टिकल 70, उसके देन आर्टिकल 71, 72 and 73, this also deals with article related to president of India. आर्टिकल 70 ये भी बोलता है कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिंजेंसी। यहां भी हमने वही देखा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ये था, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिंजेंसी। तो ये अदर कंटिंजेंसी जो ये है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेसिडेंट्स के लिए भी है, ये आर्टिकल 70 जो है ये प्रेसिडेंट्स के लिए भी है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। देन दिस वी हैव टू कंफर्म इट। ओके, सो आर्टिकल 70 दोनों के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 71 बोलता है कि मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 71 में अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अगर कोई डिस्प्यूट होता है या किसी तरह का मैटर्स होता है, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ओनली, मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ओनली, तो वो आर्टिकल 71 में डील करते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो, है ना। तो इनसे रिलेटेड मैटर्स, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो हम आर्टिकल 71 में डील करते हैं। आर्टिकल 72 कल हमने पढ़ा था, क्या है वो आर्टिकल 72? ये है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हम बोल सकते हैं इसको। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। कसाब याद है? कसाब जिसने मुंबई में अटैक किया था पाकिस्तान से आकर के, एक टेररिस्ट, उसका भी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास गया था, है ना। बट उसकी एक अलग स्टोरी है। देन आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 बोलता है कि यूनियन जो होगा, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, उनके पावर का एक्सटेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द लिमिट, लिमिट कितना होगा,
that is being dealt under Article 73. तो ये आर्टिकल 70, आर्टिकल 71 दोनों से डील करता है। आर्टिकल 72 ये सिर्फ प्रेसिडेंट से डील करता है, प्रेसिडेंट का पावर है ना। और आर्टिकल 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। तो आर्टिकल 70 एंड 71 ये दोनों से डील करता है, प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से, दोनों से ही। सो दिस इज सिमिलरिटी। आर्टिकल 63 to 70 deals with vice president, and then article 52 to 62 deals with president of India, जो हमने पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ कमिंग टू आर्टिकल वन बाय वन कि आर्टिकल 63 में क्या बोलता है। तो आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेश पेज ले लेते हैं। Article 63, there shall be a vice president of India. इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 63 बोलता है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये कंफर्म करता है। ओके, हो गया वाइस प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल वो फंक्शन क्या करेगा, तो एक्चुअली तो वाइस प्रेसिडेंट का ज्यादा काम होता नहीं है, तो वो सिंपली ना बैठे, इसलिए उनको क्या किया, तो राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया कि आपका कोई ऐसे ज्यादा काम है नहीं, देन यू होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट यू आर द चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आर्टिकल 64 यही बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट जो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, या किसी भी देश के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अगर इस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी हो जाए, प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी हो जाए, देन वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है हैज बीन क्रिएटेड एज एन अल्टरनेटिव और कंटिजेंसी अरेंजमेंट, एज द कंट्री कैन नॉट रिमेन विदाउट प्रेसिडेंट। विदाउट प्रेसिडेंट कंट्री फंक्शन नहीं करेगा, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो कंटिजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में बनाया गया है कि अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी समय अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है, देन देयर इज वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट डायरेक्टली ऑन देन एंड देयर इटसेल्फ। जिस समय से प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट है और वो डायरेक्टली डील करेगा वहां से। कंटिजेंसी पोस्ट है ये, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है इमरजेंसी पोस्ट है। सो व्हेनेवर देयर इज सडन वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट स्टेप्स इनटू द ऑफिस टू डिस्चार्ज द रिस्पांसिबिलिटीज एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 64 बोलता है। तो आप एक और काम करना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में जाना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहां पर या फिर गूगल में ये सर्च करना कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो सबसे ऊपर पोस्ट कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। सो देयर इज अ हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की में पोस्ट होते हैं, नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में कौन है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन कम्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। 7-8 नंबर में जब आता है तब आता है स्पीकर का पोजीशन आता है, राइट। तो उस तरह से आपको ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे आते हैं। बोल देगा कि स्पीकर, स्पीकर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में ये
सीजीआई से ऊपर हैं, स्पीकर जो हैं सीजीआई से ऊपर हैं, अबव सीजीआई और बिलो सीजीआई, या फिर कोई ऐसा पोस्ट देगा उसके अबव हैं या बिलो हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स एटलीस्ट 10 से 15 तक आप याद कीजिएगा। ये गूगल में मिल जाएगा आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट में, होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट में ही मिलेगा आपको ये। हाँ, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसको देखिए। हायरार्की का टेबल है, जितने भी पोस्ट हैं इंडिया में, गवर्नमेंट के जितने भी पोस्ट हैं, सबके हायरार्की दिए हुए हैं उसमें। ओके, सो आर्टिकल 65 टॉक्स अबाउट कि अगर वैकेंसी होती है तो प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है वो वाइस प्रेसिडेंट प्ले करेगा, और वैकेंसी होगी डेथ, रेजिग्नेशन, इंपीचमेंट से। अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती है, एक और फैक्ट है, अगर प्रेसिडेंट का वैकेंसी हो गया तो इलेक्शन कमीशन जो है विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इलेक्शन करवाएगा प्रेसिडेंट के लिए। ये प्रोसीडिंग्स है, ये प्रोसेस है। विद इन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन तुरंत कंपेल हो जाता है कि विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट के पोस्ट को इलेक्ट करवाए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाए, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करे विद इन 6 मंथ, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी खाली हो नहीं सकता। और वाइस प्रेसिडेंट परमानेंटली, ऐसे जो परमानेंटली प्रेसिडेंट के जैसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ओरिजिनल काम है वाइस प्रेसिडेंट होना। अगर वो परमानेंटली काम करें प्रेसिडेंट के लिए तो फिर प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट ही कहा जाएगा ना। तो इसलिए प्रेसिडेंट को फिर इमीडिएटली इलेक्ट करना पड़ता है, सो दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन रिटर्न टू हिज ऑफिस। When vice president discharges the responsibility of the president, your duties of the president, he is entitled not only for same salary, सिर्फ उनको सेम सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि ऑल अलाउंसेस, पर्क्स, प्रिविलेजेस, और प्रेसिडेंट का जो भी पावर होता है ना, पार्डनिंग पावर, इवन डेथ सेंटेंस को भी वो माफ कर सकता है। तो जितने भी प्रेसिडेंट का पावर है, एवरीथिंग, वो गार्ड ऑफ ऑनर, सेफ गार्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ही इज डिस्चार्जिंग द ड्यूटी, ही इज डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ अ प्रेसिडेंट, डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, आप में से अभी रिसेंटली एक इशू आया था कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, आपने ध्यान दिया? अभी प्रेसिडेंट ने खुद से किया था कि मैं, उनका खुद से एक ऐसा ट्वीट था कि मैं 2 से 2.5 लाख सिर्फ टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ, 2 से 2.5 लाख इनकम टैक्स भरता हूँ। तो उनकी सैलरी कितनी होगी, या कितनी है उनकी सैलरी? कुछ ऐसा अभी याद आया आपको? कुछ है ऐसा, या फिर ऐसे कोई न्यूज आपने पढ़ा है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या आप लोग? Sir, I'm aware about the thing, but like not broadly. Okay. Even I was following the news. So you couldn't get that? There were memes circulating. Memes, okay, memes are the different thing, but the news, actual news. See, we have to know about this कि प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है, और प्रेसिडेंट की सैलरी को ग्रांट कौन करता है, या फिर अगर प्रेसिडेंट की सैलरी को बढ़ाना है, घटाना है, हु डज दिस, है ना, कौन करता है ये सब? ओके, एक फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट से ये प्रेसिडेंट की सैलरी या वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो है इसमें ही डील की जाती है। तो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट का जो करंट सैलरी, प्रेसिडेंट का जो करंट सैलरी है वो है 5 लाख, 5 लाख पर मंथ, है ना, 5 लाख पर मंथ उनको मिलता है एज अ सैलरी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का को कितना मिलता है? थोड़ा सा कम किया उनको, 4 लाख पर मंथ। प्राइम मिनिस्टर को कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
कितना सैलरी होगा उनका? तो देखो प्राइम So मिनिस्टर probably 1.5 to 2 lakhs. नो 2.8 लाख है, 2,80,000 के लगभग में, 2,80,000 के लगभग में उनकी सैलरी है। 2,80,000 उनकी सैलरी है, और ये सैलरी उनको प्राइम मिनिस्टर होने के लिए नहीं मिलती है। ये सैलरी उनको, प्राइम मिनिस्टर को ये सैलरी मिलती है बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं उनको ये सैलरी मिलती है। गवर्नर जो होते हैं, स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 3,50,000। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन, या सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, है ना, या फिर यूपीएससी का जो चेयरमैन हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी या चेयरमैन यूपीएससी, इन सब की सैलरी होती है 2,50,000 पर मंथ, 2,50,000 पर मंथ, अनडिस्प्यूटेड, है ना, 2,50,000 पर मंथ। एंड इसके बाद अलावेंसेस हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अलग से मिलती है सबको, है ना। तो अगर एक अच्छे तरीके से देखा जाए तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूरी अगर सैलरी अच्छी तरीके से, सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एवरीथिंग मिलाकर के देखा जाए तो इनके 5 लाख तक जा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज को अगर कवर किया जाए, एक्सपेंसेस कवर किए जाए तो 5 लाख तक इनको मिल सकते हैं। प्रेसिडेंट्स के उनकी जितनी सिक्योरिटीज में खर्च होते हैं, 5 लाख तो उनके अकाउंट में जाते हैं एज ए सैलरी, उनके सिक्योरिटीज में खर्च होते हैं। वो अगर कहीं जाते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनको वहां पर प्रोटेक्शन देना, है ना। फिर उनके 40 गार्ड्स होते हैं, उनके हाउस को क्लीन रखना, देखभाल करना, उनका एक बड़ा गार्डन है, एवरीथिंग इट रिक्वायर्स, जो इक्विपमेंट है ना, बहुत अच्छे ये होते हैं। तो आप इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपका काम है देखने के लिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखिए। और ये सैलरी, Sir, हाँ यस, sir, this salary is taxable or non-taxable? टैक्सेबल। ये सारे सैलरीज जो है ना, जितने भी सारे सैलरीज, ऑल दिस सैलरीज आर टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया। उनकी सैलरीज टैक्सेबल होते हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं ना, एक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, और बहुत सारे आप लोगों में से होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं आप बहुत सारे, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो उनको 4 पे बैंड में रखा जाता है, उनको अरेंज किया जाता है कैटेगराइज्ड अंडर 4 पे बैंड। All central government employees are categorized under 4 पे बैंड। 4 पे बैंड में कैटेगराइज किया जाता है उनको। तो पे बैंड 1, 2, पे बैंड 3 एंड पे बैंड 4, ये 4 कैटेगरीज में होते हैं। और जो हमारा फाइनेंस एक्ट है, अगर इनकी किसी की सैलरीज में इंक्रीज करना है, डिक्रीज तो नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज करना है, तो उनकी सैलरीज में इंक्रीज करने के लिए फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है। ये लास्ट जो है अमेंडमेंट किया गया था 2018 में, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन सब की सैलरीज को इंक्रीज की गई थी। 2018 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था फिनांस एक्ट। और इसको रिकमेंड करते हैं, इसको जो रिकमेंड करते हैं ना, उसके लिए पे कमीशन बैठाया जाता है, न्यू पे कमीशन। तो ये पे कमीशन सबकी सैलरीज को रिकमेंड करते हैं, और ये रिकमेंड होता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है उसके अनुसार
इनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सैलरीज। तो वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे अंडर आर्टिकल 63 टॉक्स अबाउट कि एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आर्टिकल 62 वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 65 इट टॉक्स अबाउट कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी सैलरीज जो होते हैं ना इस तरह से होते हैं। और आप ये आपका ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में जाके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस डाउनलोड कीजिए और उसको याद रखिए। एटलीस्ट 10 to 15 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उनको आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दैट। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड टॉपिक, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देखो हमने इसके पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस हु ओनली वोट, एक्स्ट्रा कोई पर्सन वोट नहीं कर सकते हैं। तो वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस हैं, विद इन दैट फ्रेमवर्क जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग ही वोट करेंगे। ओनली दैट पर्सन, ओनली दोज पर्सन, ओके, ओनली दोज पर्सन विल वोट। उसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। Vice President is also elected through electoral college, and इस इलेक्टोरल कॉलेज में देखो पहले जो हमारे प्रेसिडेंट के जो थे, मैं थोड़ा प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज याद करता हूं। तो पहले नंबर पे कौन थे? कैन यू टेल एनीबडी? कैन एनीबडी टेल कि पहले नंबर पे कौन लोग थे इलेक्टोरल प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। कोई बताएगा? अरे इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये पार्लियामेंट, ये था ना पहला पॉइंट, ये था ना। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरे कौन से लोग थे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो इलेक्टेड है, इलेक्टेड आए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और थर्ड पॉइंट में इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो आते हैं, थर्ड पॉइंट जो है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दैट इज पुडुचेरी बोलते हैं उनको। इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये तीन कैटेगरीज के पर्सन होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ये तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। अब ये सारे लोग तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हैं, ये याद रखना है आपको। ये सारे लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑलरेडी हैं, बट इनके अलावे जो हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे। अब ये लोकसभा का जो है सिस्टम ये खत्म कर दिया गया है, बट राज्यसभा में है 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये फर्स्ट पॉइंट है फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की ये फर्स्ट पॉइंट है ना। सेकेंड पॉइंट, जितने भी लोग
इनका जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिमिलर टू प्रेसिडेंट के इलेक्शन के थ्रू ही होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो था क्या था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं ना। तो दिस वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। proportional representation through single transferable vote system similar to president। ये मैनर है इलेक्शन होने का। तो इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वो होते हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज में। दिस इज आर्टिकल 66। ये लोग नहीं होते हैं, ये जो नीचे वाले पर्सन्स हैं ये सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, ये लोग नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है बहुत ही लिमिटेड है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज लिमिटेड है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है लिमिटेड है। उनके वन सेकेंड Lokman Nuruchon. Okay, am I audible? Okay. So फर्स्ट नंबर में ये नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यही होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए। तो अगर एक वाइस प्रेसिडेंट, अभी 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 वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ओके, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? वेंकैया नायडू। हाँ, मिस्टर वेंकैया नायडू, मिस्टर वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, गुड। तो अगर इनका जो टर्म है, टर्म सपोज इनका टर्म 2022 में कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल अगर इनका टर्म 2020 में कंप्लीट होगा एंड 2022 के दिसंबर में कंप्लीट होगा, है ना, दिसंबर में इनका टर्म कंप्लीट होगा 2022 के। तो स्पेसिफिक अगर दिसंबर 12 को खत्म हो रहा है इनका टर्म 2022 को, तो दिसंबर 12 से पहले, बिफोर दैट, इनके इलेक्शंस को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है तो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के टर्म को खत्म होने से पहले ही उनको इलेक्ट करके रखना है, और जैसे ही उनका टर्म इन होता है नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड।
that is Article 66. Apart from that, this parliament with majority has the power to regulate. Parliament has the power to regulate the manner in which this vice president will discharge his duty, his or her duty, है ना? तो वो क्या ड्यूटी करेंगे, किस तरह से ड्यूटी करेंगे, या इनका इलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये पार्लियामेंट उनको और अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं विथ मेजोरिटी, है ना? विथ डिस्कशन होगा, तो दिस इज लेटर मैटर है, बट उनका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में इतने लोग पार्टिसिपेट होते हैं। आर्टिकल 71 ये बोलता है, आपको थोड़ा मैं आर्टिकल 71 में ले जाता हूं, जो हमने प्रेसिडेंट में भी डील किया था, थोड़ा वो रिपीट भी हो जाएगा, कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, और इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है या एनी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू इलेक्टोरल कॉलेज, कोई भी डिस्प्यूट है, कैन ओनली बी टेकन इनटू द सुप्रीम कोर्ट, कैन ओनली बी टेकन इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर डिस्प्यूट है तो कैन एनी डिस्प्यूट, आर्टिकल 71 जो है डील करता है कि एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन or election of vice president, any dispute related to election of vice president can only be dealt by सुप्रीम कोर्ट। और इनके इलेक्शन से कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चंस अगर अराइज होते हैं, सपोज कि अगर उनके इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स नहीं है, तो सपोज कि एक इस साल देखो, ये जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, वो उनका जो पीरियड होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है, ओके। तो सपोज कि जब एक बार 2021 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, और जो 12 नॉमिनेटेड पोस्ट होते हैं राज्यसभा में, ये 12 नॉमिनेटेड पोस्ट जो है ये वैकेंट है, वैकेंसी है, ये 12 नॉमिनेटेड पोस्ट जो है ये वैकेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही है, तो ये 12 पोस्ट जो वैकेंट हैं, ये 12 मेंबर्स कैन बी डिसाइडिंग पॉइंट ना। अगर 12 मेंबर्स में से अगर मैक्सिमम लोग किसी एक आदमी को सपोर्ट करते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। बट अगर इनकी वैकेंसी हो, अब्सेंट हो, ये अगर उनके पोस्ट अगर वैकेंट हो, तो इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का क्वेश्चन अगर अराइज होता है रिलेटेड टू वैकेंसी, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, या इलेक्टोरल कॉलेज में किसी तरह की कमी है, कोई भी क्वेश्चंस अराइज होता है, इट शैल नॉट बी एनी क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी। अगर ये वैकेंसी है, दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चन ऑफ any ground of any questioning, this should not be any ground of questioning। वैकेंसी है तो वो ग्राउंड नहीं होगा, उनके बेसिस पे आप उनके क्वेश्चंस को, उनके इलेक्शंस को इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, या उस बेसिस में आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। बट अगर लीगल डिस्प्यूट है, अगर किसी मैटर में डिस्प्यूट है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट विल डील दैट, ओनली सुप्रीम कोर्ट विल डील दैट, नो अदर कोर्ट, हाई कोर्ट भी डील नहीं करेगा उसके मैटर में। और वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है ना, ओथ जो शपथ लेते हैं, ये ओथ इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, मैंने बोला था प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड, तो एग्जीक्यूटिव हेड है, इसलिए ये सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट खुद हैं तो खुद से करेंगे, खुद से ओथ दिलवाएंगे वो। और अगर इफ द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, तो प्रेसिडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन केस ऑफ एब्सेंस में प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है ये ऑथ एडमिनिस्टर करवाएंगे। टर्म जो होगा वाइस प्रेसिडेंट का, जो टर्म होता है वो होता है 5 इयर्स का, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और अगर इनका पीरियड 5 इयर्स का पीरियड पूरा हो गया हो, कार्यकाल अगर जैसे पूरा हो जाता है, टर्म इनका पूरा हो जाता है 5 इयर्स का ही, 5 इयर्स के कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर नए वाइस प्रेसिडेंट का टर्म
सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है, ही कंटिन्यूज, he or she continues into the office. He continues in the office. वो ऑफिस में कंटिन्यू रहते हैं, वो ड्यूटी डिस्चार्ज करते रहते हैं वो। तो 5 इयर्स का टर्म होता है और उनका टर्म एक्सटेंड किया जाता है, एक्सटेंडेड अंटिल न्यू सक्सेसर इंटर्स अपॉन द ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, देखो वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड, ओनली प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, ही कैन बी, अगर उनको रिमूव करना है तो उनके रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन, मैंने ये कहा था ना कि जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उनका रिजोल्यूशन किसी भी हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी भी हाउस में उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन ला सकते हैं। Right? Do you remember? We have discussed about this. याद है या नहीं है आप लोगों को? Do you remember this? Yes, sir. तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन होगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन होगा, ये रिजोल्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, है ना? तो ये रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, और राज्यसभा क्या करेगा, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगा, बिकॉज ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट्स व्हाई उनके रिजोल्यूशन जो हैं, रिजोल्यूशन जो हैं can be introduced in the Rajya Sabha, and Rajya Sabha will pass with effective majority. अब मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है मैंने पहले डिस्कस किया है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? एनीबॉडी? अरे आप लोग क्या मतलब? Sir, like total number of the house, that is Rajya Sabha in vice president's case, and minus this like absent member by 2 plus 1. Good. Divided by 2 plus 1. Very good. So total members of the house minus vacancy divided by 2 plus 1, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो राज्यसभा, अगर वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात आती है तो राज्यसभा में जो रिजोल्यूशन होगा उस रिजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे, एंड देन दिस गोज टू लोकसभा, वो लोकसभा में जाता है, एंड लोकसभा को सिर्फ एग्री होना पड़ता है, लोकसभा को सिर्फ एग्री होना पड़ता है, कोई ज्यादा से नहीं है। लोकसभा अगर एग्री हो गया, मतलब हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी बोल सकते हैं, है ना? कोई मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी मेजोरिटी की जरूरत है। लोकसभा को सिर्फ एग्री होना पड़ता है कि ओके राज्यसभा ने पास किया है, वी आर एग्रीड ऑन दिस, एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं वहां से, वाइस प्रेसिडेंट वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल 67 में जो रिमूवल का प्रोविजंस है वाइस प्रेसिडेंट के, ये स्पेशल पावर्स है राज्यसभा का। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, दिस इज स्पेशल पावर, and this can only be introduced in the Rajya Sabha itself, because the removal, जो resolution है seeking the removal of the vice president can only be introduced in the Rajya Sabha, और same process है, इंट्रोड्यूस करने से पहले 14 days प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा, 14 days प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, है ना? 14 डेज का पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट में ये रिजोल्यूशन लाया जाता है, 14 डेज प्रायर नोटिस, दिस नीड्स टू बी सेंड। तो ये 14 डेज का प्रायर नोटिस, ये एक सिस्टम ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सो दैट whoever is the vice president, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशंस है, he can deal with it, defend himself, discuss that, present himself in front of that Rajya Sabha,
तो लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी उनको पास किया जा सकता है, लोकसभा में कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिफरेंसेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन इज रिमूवल एज इट इज नॉट अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये जो रिमूवल है ये सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। अगर उनको रिमूव करना है तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जाना पड़ेगा आपको। तो दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। This is not executive process, and this is also not a quasi judicial process. इसके पहले मैंने बताया था what is quasi judicial. I'm not going to repeat it. So it's also not a quasi judicial process and not a executive process. अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो, वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देगा? टू whom वाइस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ये याद रखना, ऑपोजिट है। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है ना। तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट अगर किसी हमारे देश के अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो वो अपने रेजिग्नेशन लेटर को वाइस प्रेसिडेंट को भेजेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट एक कॉपी को अ कॉपी ऑफ उनके रेजिग्नेशन लेटर को जो स्पीकर होते हैं, अ कॉपी टू स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। अ कॉपी टू स्पीकर इन लोकसभा उनको भी दिया जाता है, ताकि लोकसभा में, देखो ये लोकसभा में क्यों दिया जाता है? बिकॉज प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी इट लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट। और अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है तो ये लोकसभा के सारे मेंबर्स को ये राइट है जानने का कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है और उनकी रेजिग्नेशन लेटर को देखने का। तो प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन लेटर को अगर प्रेसिडेंट रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो एक सेम कॉपी जो है स्पीकर को भी भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन लेटर जो है वो स्पीकर को भी भेजा जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो सेम कॉपी स्पीकर को भेजा जाता है, क्योंकि बिकॉज दैट प्रेसिडेंट इज वेरी मच अटैच्ड टू लोकसभा। और अगर वो रिजाइन कर रहे हैं, दिस मीन्स प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी डी अटैच्ड फ्रॉम लोकसभा और पार्लियामेंट। तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ओके फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन करता है तो प्रेसिडेंट को देता है, और ये भी सेम होता है, इनके भी रिजोल्यूशन को सेम किया जाता है। उनके भी रिजोल्यूशन को स्पीकर को या कंसर्न राज्यसभा को, देखो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, है ना। राज्यसभा आपने देखा होगा, राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, इधर सारे मेंबर्स बैठते हैं और यहाँ पर एक चेयर है, यहाँ पर बैठते हैं चेयरमैन। अगर ये राज्यसभा है तो चेयरमैन, और अगर ये लोकसभा है तो स्पीकर। लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन, ये याद रखना है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है उनको राज्यसभा में भेजा जाता है, क्योंकि बिकॉज ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राज्यसभा, तो उनकी रेजिग्नेशन के बारे में राज्यसभा को जानकारी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा में भेजा जाता है, तो दोनों हाउस को पता चल जाता है।
Okay, did you get this point? तो ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये था हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी तक का वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन है, मैं थोड़ा रिकॉल करता हूं, अगर मैं याद कर सकता हूं तो देखता हूं। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं अभी से लेकर चलता हूं। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, अभी का जो वाइस प्रेसिडेंट है। उसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी, है ना। उसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कृष्णन कांत। कृष्णन कांत के पहले थे के आर नारायणन। के आर नारायणन। और इनके पहले थे जो तो फेमस जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब इसके पहले मैं आई कैन नॉट रिकॉल इट। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एस राधा कृष्णन। एस राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकेंड थे। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे वीवी गिरी। उनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकटा गिरी, उनको बोलते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी थे, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। उसके बाद जीएस पाठक थे। जीएस पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक उनका नाम था। और उसके बाद जत्ती, एक और थे जो जत्ती नाम था उनका, बीडी जत्ती। बीडी जत्ती नाम था। और उनके बाद आए थे हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एंड देन अब उसके बाद आए आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन, ये सारे मैंने लिख ही दिए। देखो यहां से फर्स्ट से देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, then 9, 10, 11, 12, 13। ओके, ये सीक्वेंस में है, 100% करेक्ट सीक्वेंस में है ये। Yes. Sir. Yeah. So this is a huge list. So like any shortcut to like remember these names? No. You can make your mnemonics, अगर आपको mnemonics बनाना है, याद रखना है, बट ये उतना आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। आप पहला याद रखो, पहला दूसरा तीसरा, पहले 2-3 याद रखो और लास्ट के 2-3 याद रखो। ओके सर, है ना। लास्ट के 2-3-4 याद रखो, पहले के 2-3-4 याद रखो, दैट्स इनफ। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को नाम तो कोई पूछता नहीं है। अगर इनमें से किसी ने अच्छा काम किया हो, है ना, किसी ने अगर नए किसी कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया हो, कहीं नए कोई फॉर्मूलाज दिए हों, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। बट इनके नाम को उतना याद रखना जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट यू कैन मेक योर नेमोनिक्स योरसेल्फ। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं और कुछ मैं ऐसे बस डिस्कस करता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65, according to article 65, in the event of the occurrence of any vacancy in the office of president by reason of his death, resignation or removal or otherwise also, the vice president shall act as the president until the date on which the new president is elected. ये एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा, पहले भी हमने इसके बारे में बताया। Then when the president is unable to discharge his function owing to absence, illness or any other cause, then the vice president shall discharge his function
until the date on which the president resumes his duties. The next thing is that when the vice president acts as the president or discharges the functions of the president, he shall exercise all the powers of the president and shall receive the salary and emoluments of the president. This all is clear? Everything is clear? So ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आते हैं. Now moving to one more thing. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों इलेक्टरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं. बट वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टरल कॉलेज है वो नैरो है. नैरो इन द सेंस कि उसमें सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बस ये याद रखिएगा, और कोई नहीं है. और प्रेसिडेंट में सारे तीनों पॉइंट आते हैं, वो याद रखेंगे आप. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं. काउंसिल इनिशियल फेज से जो था वो उस तरह से. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो एंड प्राइम मिनिस्टर भी कर लेते हैं यहाँ पर, हम साथ साथ उनको भी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है उनके बारे में वो भी जानेंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैं शॉर्टकट लिखता हूं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में थोड़ा शॉर्टकट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यू नो दैट, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, देखो एक चीज याद रखना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहां पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, all decisions will be based on the debate and discussions. डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपके पास डिबेट करने की शक्ति है, डिबेट करने की क्षमता है, और अगर आप अच्छी तरीके से डिबेट कर पाते हैं, दैट इज एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इसीलिए पार्लियामेंट को बनाया गया कि किसी भी इश्यू को पहले हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, किसी भी इश्यू को हम डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट वी कैन डू इन पार्लियामेंट. तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, he has the distinction of being the highest decision making body of the country. So this council of minister is the highest decision मेकिंग बॉडी होता है एक देश का. और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाता कौन है? आर्टिकल 74. Article 74. Article 74 says that Council of Ministers is the highest decision-making body in India, and President is the repository of all executive powers of the Union. Article 74. देखो Article 74 ये बोलता है कि President will act only on the advice of Council of Ministers. तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि अगर प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करेगा, प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू एक्ट बाय हिमसेल्फ, राइट? सो व्हाटएवर द एक्शन प्रेसिडेंट टेक्स, द प्रेसिडेंट acts on the recommendation of this Council of Ministers. It means this Council of Ministers is the highest decision making body.
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। देखो मैं ये डायरेक्टली लिखा नहीं है, मैं इन्फर कर रहा हूं, ओके, आई एम इन्फरिंग दिस। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, Council of Ministers is the highest decision making body, and even President has to exercise all powers on the aid and advice of Council of Ministers, on the aid and advice of Council of Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन लोग होते हैं? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम, पीएम इज द हेड या चेयरमैन उनको बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। देन जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं। देखो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि जो अलग अलग स्टेट में मिनिस्टर हैं वो नहीं, उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिनिस्टर जो है वो इसमें आएंगे, नहीं, वो नहीं होता है ना, वो नहीं होता है। मैं इसको बताता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, आप बस इसको याद रखिए, पहले कंपोजिशन को डील करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितने होते हैं वो मेंबर होते हैं। और इनके अलावे जो डिप्यूटी मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, है ना, डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल टुगेदर ये सारे बैठते हैं, तो दे आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, मैं थोड़ा उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पीएमओ के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और इस गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, और हर मिनिस्ट्री के अंदर जो होता है वो एक डिपार्टमेंट होता है। हर मिनिस्ट्रीज का अपना डिपार्टमेंट होता है, हर मिनिस्ट्रीज का अपना डिपार्टमेंट होता है, और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग्स होते हैं, हर विंग्स के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, हर विंग्स के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, और फिर ब्रांचेस के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। ब्रांचेस के अलग अलग डिविजन्स होते हैं, और इस डिविजन्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तब ये सेक्शंस में, ये सेक्शंस जो हो गए हमारे ग्राम पंचायत तक के लोअर लेवल के लोग लोअर लेवल तक आ जाते हैं, लोअर ग्राम पंचायत को सेक्शन बोला जाता है। तो ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर में या गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनके बाद होता है डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सेकेंड है या फर्स्ट है इंडिया? सेकंड इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। तो अभी हमने 545 मेंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसमें मेजोरिटी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, मेजोरिटी जो होता है उनको गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो अभी मैक्सिमम मेंबर्स को एडजस्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, ये दो है ना, ये मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में हमने एक पोस्ट क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
जिसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों के बीच में, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में। तो सपोज कि अगर होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री है हेडेड बाय होम मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर के नीचे कौन है? होम मिनिस्टर के नीचे जो है, इनके नीचे आ गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इनके नीचे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इसको ऐसा बोला जाता है। अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिनेंशियल डिपार्टमेंट, फिनांस। तो ऐसा हम उसको बोलते हैं। हम ये बीच में जो है ना अपना ये क्रिएट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अडॉप्ट कर सके और मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व कर सके, इसलिए उनको दिया गया है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। तो अभी जो है ये मिनिस्टर जो है, ये मिनिस्ट्री डायरेक्टली डिपार्टमेंट से डील नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट से डायरेक्टली डील कौन करता है? डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर को, इंडिविजुअल मिनिस्टर को, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को। तो अभी जो मिनिस्टर पहले डायरेक्टली डिपार्टमेंट से डील करता था, अभी वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से कोई डील नहीं करता है। डायरेक्ट डिपार्टमेंट से डील करने वाला काम जो हो गया वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हो गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डील्स विद द डिपार्टमेंट एंड रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज, एंड दैट मिनिस्ट्रीज puts the file or report into the council of minister, and through council of minister the prime minister comes to know, because prime minister is head, chairman of the council of minister. Did you get this? समझ में आया? तो गवर्नमेंट का हेड होता है, गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये मिनिस्ट्रीज को जो हेड होते हैं ये इंडिविजुअल मिनिस्टर हैं। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ये मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है। इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है। तो हेड, मिनिस्ट्री के जितने भी हेड होते हैं ना, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट मिनिस्टर। हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट मिनिस्टर। और इनके पास, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, यानी हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज के पास इतने काम होते हैं कि वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको बीच में एक ऐसा चाहिए जो डील कर सकता है, इसलिए उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कैबिनेट मिनिस्टर का इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, नॉट इक्विवेलेंट, उनसे लोअर होते हैं। अगर इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होते हैं इनको कैबिनेट में इंक्लूड करना है या कैबिनेट मीटिंग में बुलाना है या नहीं बुलाना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट कंसर्न मिनिस्टर। उसके जो हेड मिनिस्टर होते हैं, इंडिविजुअल जो मिनिस्टर होते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो पोजीशन है वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के या मिनिस्टर जो इंडिविजुअल मिनिस्टर होते हैं उससे कम होता है। कुछ समय में ऐसा भी होता है ना कि नए चेहरे भी होते हैं जिनको पोस्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई पोस्ट चाहिए होता है, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के नहीं रहना चाहते हैं। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसको बोलते हैं डिप्यूटी। डिप्यूटी का पोस्ट बोलते हैं। तो वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ किसी भी मिनिस्ट्री का हो सकता है डिप्यूटी। ये डिप्यूटी का पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये डिप्यूटी का पोस्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होगा, अगर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरेंज किया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके बाद मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो ये बीच में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। तो मिनिस्ट्रीज और प्राइम मिनिस्टर के बीच में एक अगर कोई पर्सन होगा वो होगा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली मिनिस्ट्री से डील नहीं करेगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विल डील विद द मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली। इसके अलावे एक और मेंबर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। इसके अलावा देखो, अब मैंने वही कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग पोस्ट होल्ड करना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो सबको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट देना पड़ेगा। अब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पोस्ट एक ही है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का पोस्ट एक ही है, तो 2-4 पोस्ट बना नहीं सकते उसमें से, तो क्या करेंगे, उसको फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में इंक्लूड होना चाहते हैं, आ जाओ। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज उनको भी दे दिया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट MOS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं, IC इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं, इनको मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके बीच में रखा जाता है। इनके बीच में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया जाता है। देखो, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से डील करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से अपर पोजीशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और ट्रेडिशन। Based on the order of president or tradition. Deputy, this आप याद रखिए, डिप्यूटी PM इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं। एंड दिस डिप्यूटी PM का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, तो देयर इज नो सैलरी, देयर इज नो सैलरी, देयर इज नो अदर पावर्स एंड सेफगार्ड्स, नो पावर एंड नो सेफगार्ड, नो पावर एंड नो सेफगार्ड। डिप्यूटी PM का कोई पावर, कोई सेफगार्ड है नहीं। तो अगर इसको सैलरी चाहिए और पावर चाहिए और सेफगार्ड चाहिए, देन दिस डिप्यूटी PM हैज टू होल्ड सम मिनिस्ट्रीज। इसको कुछ कोई मिनिस्ट्री का चार्ज लेना पड़ेगा। ही हैज टू होल्ड चार्ज ऑफ सम मिनिस्ट्रीज, एनी मिनिस्ट्रीज। He has to hold charge of any ministry. तो जब ये मिनिस्ट्री का चार्ज लेगा, then he is entitled to all safeguards, salary and power. तो ये जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना, ये ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पोस्ट दिया जाता है, बस जस्ट ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कि दो अगर इंपॉर्टेंट लीडर हैं, दो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो दोनों को भाई एक पोस्ट में तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एक ही है, तो उनसे लोअर पोस्ट दे दो, डिप्यूटी PM का पोस्ट दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी लॉ है, दे डू नॉट टॉक अबाउट द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। दिस पोस्ट हैज इमर्ज्ड एज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। मैंने वो कहा है ना, वो आप प्रेसिडेंट्स का टेबल डाउनलोड कर लीजिए। Deputy PM actually is unofficial. This is unofficial declaration of being the number 2nd in the Council of Ministers. And such practice of parliamentary democracy of India has witnessed when a party of coalition, जब coalition की गवर्नमेंट आई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी कोलिशन करके, गठबंधन करके सरकार बनाने लगे, और सभी पार्टी को सेटिस्फाई करने के लिए
दो लीडर्स को एक साथ लाने के लिए वो पोस्ट को क्रिएट किया गया था विद इन 2 लीडर्स ऑफ द सेम स्टेटस. So in the eyes of the constitution or any law, deputy prime minister is like any other cabinet minister, and he holds the charge of some or other ministries as cabinet minister or for the purpose of salary, privileges and safeguard. तो सिर्फ ये डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई सैलरी नहीं है, तो उसको सैलरी पाने के लिए किसी मिनिस्ट्री का चार्ज लेना पड़ता है, और मिनिस्ट्री का चार्ज इसलिए लेता है क्योंकि उसको सैलरी चाहिए, पावर चाहिए, सेफगार्ड चाहिए, इसलिए वो किसी मिनिस्ट्रीज का पावर संभालता है. तो दिस ऑल आर अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस ऑल आर अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज समझ में आया क्या? यस मंत्र. Yes, sir. Sir, like I didn't get the point of deputy minister. Like, deputy prime minister is okay for me, but what about this deputy minister in this? अगर बनाते हैं, अभी तक बनाए नहीं गए हैं. अगर if it is being made, but हमारे our constitution is completely silent about the deputy, be is the prime minister or any minister. हमने अभी तक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, बट डिप्टी मिनिस्ट्रीज नहीं बनाया है. अगर ये बनता है, इफ एंड बट से वहां अगर ये बनता है, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोजीशन नहीं है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पोजीशन, कोई भी ऐसे वर्ड डिप्टी का वर्ड मेंशन नहीं किया गया है. तो दिस डिप्टी इज लाइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ये जस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोल सकते हैं या ईगो सेटिस्फैक्टरी पोस्ट बोल सकते हैं. दिस इज लाइक दैट ओनली. Okay, sir. Sir, one more thing, sir. Say on Article 64, the vice president should be the ex officio chairman of Rajya Sabha. So, like, can we say like, since we have election procedure to vice president, that's why and not to this chairman of Rajya Sabha, that's why we like tell like ex officio chairman or what? Because we don't have any election procedure to chairman, but we have to we do have to president, vice president. नहीं, देखो, our constitution directly says you don't need to separate the vice president and chairman. Vice president and chairman is not the separate body, so it never comes the matter of or election about the chairman of the Rajya Sabha. Nowhere this matter doesn't comes. So whenever we talk about the vice president, there is vice president. And as per Article 64, if the vice president is there, he is automatically the chairman of the Rajya Sabha. Automatically. So matter of election doesn't come here. Matter of election बात नहीं है. इलेक्शन नहीं है, इसलिए हमने उनको राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया. This is not the fact. This is fact that he is the vice president and hence he is the chairman of Rajya Sabha. Because of he is the vice president, that's why he is the chairman of Rajya Sabha. That is the thing. तो हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं. We do elect vice president and not the chairman of Rajya Sabha. Okay. So हम सिर्फ फोकस करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, उनका काम है, उनका एक ऑफिसियो काम है कि वो राज्यसभा में बैठे, चेयर हेड करें, राज्यसभा को हेड करें. दैट इज द थिंग. सो दिस इज अबाउट राज्यसभा. Yeah, got it. No, sir. No. So you have very few people today. So I think I should continue tomorrow, because I don't think that everyone knows about today's timing. So I'll continue tomorrow if there is no issue. I'll continue tomorrow, and I have planned to finish this entire executive chapter today itself, but because there is less number of people, I'll continue it tomorrow. Okay. And even if tomorrow there is no people, I'll continue it. I'll finish it tomorrow. Okay. So if you have any questions, you can let me know. And also I need to take rest today because I got vaccinated today itself. So then after we will talk about Ministry of State, independent in charge.
and the provisions related to that. So any question? Do you have any question? No question, then our next class is by today is 12 13. Our next class is on 13. 7 p.m. 7 p.m. 7 7. So this time is comfortable, right? 7 p.m. is comfortable. No, sir. No, sir. Not for me. Okay. Means someone is still has the problem regarding, means whatever the time I gave, someone will be having problem. So what time you prefer, Virendra? For me, the earlier one was good only. Day? 11 to. Okay. Okay, let's continue 2-3 days. ये time देख लेते हैं कितने लोग join करते हैं. And new people are also coming to join this. So let's see this, how many people, newcomers joining this. And timing for now onwards, I'll keep this only. And it's a matter of 2 hours. It's a matter of. Okay. And see, actually I used to take class for 3 hours together. अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं वो 3 hours के होते हैं. And in 15 minutes break in between. 15 minute break in between. तो अभी 2 hours के होते हैं, मैं ब्रेक नहीं दे सकता बीच में. 2 hours की क्लासेस कंटिन्यू करने पड़ते हैं. अदरवाइज विल बी लेकिंग इन कंप्लीटिंग आवर कोर्सेज, समय ज़्यादा हो जाएगा. ओके. एंड ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं, तो ये समय ज़्यादा हो जाएगा. So we'll continue by 7 p.m. itself. Let's see how many of they join. I'll leave a message also in the group. I'll know the majority view, because majority they have supported the class by 7 only. That's why I changed the time. Okay. Okay, sir. Okay then. There is no question, right? So bye. Take care.